शेरलॉक होम्स द सुपर डिटेक्टिव सीरीज के तहत मैं आपके लिए लेकर आया हूं शेरलॉक होम्स के कुछ बेहतरीन कारनामे। नमस्कार दोस्तों, रीडेबल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक त्रिपाठी। कौन थे शेरलॉक होम्स, जिनका नाम सुनते ही रोमांच का एहसास होता है? कई लोगों को गलतफहमी होती है कि शायद ये सच में कोई जासूस रहे होंगे, पर दोस्तों हकीकत यह है कि शेरलॉक होम्स सिर्फ एक साहित्यिक किरदार का नाम है। आर्थर कॉनन डॉयल का ये शाहकार लंदन की धुंध भरी गलियों में अपने असाधारण तर्क और तीक्ष्ण अवलोकन के लिए मशहूर है। हर केस में वे जटिल पहेलियों को चुटकी बजाते ही सुलझा देते हैं, जैसे कोई जादूगर। होम्स की विशेषता उनकी एनालिटिकल पावर है। वो छोटी छोटी बातों को देखकर छिपे हुए राज जान लेते हैं। दोस्तों, इन कहानियों में नैरेटर के तौर पर हैं सर जॉन वॉटसन, जिनके साथ होम्स की दोस्ती बहुत गहरी है, जो न केवल उनके साथ रहते हैं बल्कि हर केस को सुलझाने में उनके सहयोगी भी बनते हैं। शेरलॉक होम्स केवल एक जासूस नहीं, बल्कि मानव मन के गहरे रहस्यों को जानने वाले अन्वेषक हैं। उनके कारनामे हमें ये सिखाते हैं कि सच्चाई की खोज में धैर्य और बुद्धिमानी सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब भी आप इन कहानियों को पढ़ते हैं, आपको एक नई दुनिया में जाने का एहसास होता है, जहां हर मोड़ पर रहस्य और रोमांच छिपा होता है। आज आप सुनेंगे शेरलॉक होम्स की सबसे बेहतरीन कहानियों में शुमार ये कहानी द एडवेंचर ऑफ स्पेकल्ड बैंड, यानी चित्तीदार फीते का रहस्य। इस कहानी में एक युवती जिसने अपनी बहन की अजीबोगरीब मौत का सामना किया है, होम्स से मदद मांगती है। वो डरती है कि उसे भी उसी भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले में होम्स की शानदार अवलोकन क्षमता और तर्क शक्ति का पूरा उपयोग होता है। कहानी में तनाव, रहस्य और रोमांच का अद्भुत मिश्रण है, जो आपको अंत तक बांधे रखेगा। ये एक बेहतरीन जासूसी कहानी है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। तो पेश है द एडवेंचर ऑफ स्पेकल्ड बैंड, चित्तीदार फीते का रहस्य। अपने उन 70 खास मामलों के नोट्स पर एक नज़र दौड़ाते वक्त, जिनमें अपने मित्र शेरलॉक होम्स के पिछले 8 सालों के काम करने के तरीकों का मैंने अध्ययन किया और पाया कि उनमें से बहुत से दुखद, कुछ मज़ेदार और अधिकतर तो आश्चर्यजनक थे। ये सब कोई मामूली मामले नहीं थे। उन्होंने इन्हें धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपने काम से प्यार की वजह से किया था। शेरलॉक होम्स उन जांच पड़तालों से स्वयं को अलग कर लेता था, जो असामान्य और आश्चर्यजनक नहीं होती थी। मुझे याद नहीं कि इस तरह के कई केसों में स्टॉक मोरान में रॉयलॉट्स के उस जाने माने परिवार के साथ घटी घटना की तुलना में किसी और ने अधिक असाधारण घटना सुलझाई हो। ये घटना होम्स के साथ मेरे जुड़ने के शुरुआती दिनों में घटी थी। उन दिनों हम अविवाहित थे और बेकर स्ट्रीट के एक ही कमरे में साथ साथ रहा करते थे। उस समय इस मामले की गोपनीयता का एक वादा किया गया था। पिछले महीने उस महिला जिससे ये वादा किया गया था कि अकस्मात मौत ने मुझे इससे मुक्त कर दिया, अब इस सच्चाई को रोशनी में आना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ग्रिम्सबॉय रॉयलॉट की मौत के बारे में अफवाहें फैली हुई हैं, जिन्होंने इस मामले को वास्तविकता से कहीं अधिक भयावह बना दिया है। ये अप्रैल 1883 की शुरुआत थी और मैंने एक सुबह शेरलॉक होम्स को कपड़े पहने हुए, पूरी तरह से तैयार, अपने बिस्तर के बगल में खड़े देखा। अमूमन वो देर से उठने वाला व्यक्ति है और घड़ी में उस समय सिर्फ 7:15 बजे थे। मैंने उसकी तरफ आंखें झपकाते हुए आश्चर्य से देखा, जिसमें थोड़ी सी चिढ़ भी थी, क्योंकि मैं अपनी आदतों के मामलों में काफी नियमित हुआ करता था। मुझे माफ करना वॉटसन, मैंने तुम्हें जगा दिया, पर देखो, बात बिल्कुल साधारण सी है। आज सुबह मिसेस हडसन ने दरवाजा खटखटाया और मुझे जगा दिया, और अब मैंने तुम्हें। ऐसी क्या बात है होम्स?
कहीं आग लग गई है क्या? आग नहीं लगी है वॉटसन। अ, एक युवती बदहवास हालत में आई है, मुझसे मिलना चाहती है। अभी भी वो बैठक कक्ष में मेरा इंतजार कर रही है। वॉटसन, महानगरों में इतनी सुबह जब जवान औरतें घूमती फिरती हैं और नींद में पड़े लोगों को उनके बिस्तरों से उठाती हैं, तो मेरा मानना है कि कोई बहुत ख़ास बात होगी जिसे वो बताना चाहती है। लगता है कोई दिलचस्प केस आने वाला है। मुझे यकीन है तुम मेरे साथ रहना चाहोगे इस केस में। अ, मैं चाहूँगा कि तुम मेरे साथ रहो। ओके होम्स, तुम जानते हो कि मैं किसी भी कीमत पर यह केस नहीं खोना चाहूँगा। तुम्हारे साथ रहूँगा। मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने और बैठक कक्ष में अपने मित्र का साथ देने के लिए कुछ ही मिनटों में तैयार हो गया। वहां एक पर्दानशीन महिला काले कपड़ों में खिड़की के पास बैठी थी। जैसे ही हम कमरे में घुसे, वो खड़ी हो गई। होम्स ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, गुड मॉर्निंग मैडम, मेरा नाम है शेरलॉक होम्स। ये हैं डॉक्टर वॉटसन, मेरे खास दोस्त और सहयोगी। इनके सामने आप अपनी बात बेझिझक कह सकती हैं। मैं एक कप गर्म कॉफी ऑर्डर करता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप ठंड से कांप रही हैं। उस महिला ने अपनी जगह बदलते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं ठंड की वजह से नहीं कांप रही हूं। तो फिर? ये डर है मिस्टर होम्स, डर। इतना कहकर उस महिला ने अपना नकाब ऊपर उठा दिया। अब हम देख सकते थे कि वो महिला वाकई बड़ी दयनीय स्थिति में थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी बेचैन डरी हुई आंखें शिकार के लिए पीछा किए जाने वाले जानवर की आंखों की तरह लग रही थी। उसके चेहरे और शरीर से पता चलता था कि वो लगभग 30 वर्ष की होगी, लेकिन असमय ही उसके बाल पक गए थे। उसकी आंखें थकी हुई मरियल सी थीं। होम्स ने उस पर अपनी तेज और अनुभवी नजर डाली। होम्स ने आगे की ओर झुकते हुए सांत्वना भरे शब्दों में उसके हाथों को थपथपाते हुए कहा, डरिए मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे लगता है कि आज आप सुबह ही ट्रेन से आई हैं। आप कैसे जानते? नहीं, मैंने आपके दस्ताने वाली बाईं हथेली में वापसी का टिकट देखा है। आप सुबह जल्दी ही चल पड़ी होंगी और स्टेशन पहुंचने के लिए आपने कच्चे रास्ते पर घोड़ा गाड़ी से भी यात्रा की होगी। वो महिला एकदम चौंक गई और होम्स की ओर अचरज से देखने लगी। होम्स मुस्कुराते हुए बोला, इसमें कोई रहस्य नहीं है मैडम। देखिए, आपके जैकेट की बाईं बाह पर कम से कम 7 जगह कीचड़ के धब्बे लगे हैं। ये धब्बे बिल्कुल ताज़ा हैं। घोड़ा गाड़ी ही इस तरह सवारियों पर कीचड़ उछालती है। और फिर आप तो चालक के बाईं ओर बैठी होंगी। वो महिला बोली, मिस्टर होम्स, आपका जरिया चाहे कोई भी हो, पर आप बिल्कुल सही हैं। मैं घर से सुबह 6 बजे से पहले ही चली और 20 मिनट में लेदरहेड पहुंची। फिर वाटरलू के लिए पहली ट्रेन पकड़कर मैं यहां आ गई। मिस्टर होम्स, मैं अब इस तनाव को और नहीं झेल सकती हूँ। अगर ये ऐसे ही बना रहा तो मैं पागल हो जाऊंगी। मेरी सहायता करने वाला आपके अलावा कोई नहीं है। मैं आपके बारे में सुन चुकी हूँ मिस्टर होम्स। मुझे आपके बारे में मिसेस फॉरेंटोस ने बताया था, जिनकी सहायता आपने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में की थी। उन्हीं से मुझे आपका पता भी मिला। सर, मुझे लगता है कि आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं और जिस घने अंधेरे ने मुझे घेर रखा है उस पर रोशनी भी डाल सकते हैं। मिस्टर होम्स, इस समय आपकी सेवाओं के लिए पुरस्कार देने की मेरी क्षमता नहीं है, पर 6 हफ्तों में या 1 महीने में मेरी शादी हो जाएगी और तब अपनी खुद की आमदनी पर मेरे नियंत्रण के बाद आप मुझे एहसान फरामोश नहीं पाएंगे। होम्स ने अपनी दराज खोली और उसमें से केस वाली एक छोटी नोटबुक निकाली, जिसे वो संदर्भ देखने के लिए अपने पास रखते थे। वे बोले, फॉरेंटोश, हाँ, मुझे याद आ गया।
उस केस का संबंध दूधिया मुकुट से था। वॉटसन, तुम्हें याद है, ये तुम्हारा मेरे साथ आने के बाद पहला केस था। देखिए मैडम, मैं इस मामले में सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि जिस तरह से मैंने आपकी दोस्त के लिए काम किया था, उसी तरह से आपका काम करने में भी मुझे उतनी ही खुशी होगी। और जहां तक इनाम का सवाल है, देखिए, मेरा पेशा अपने आप में ही मेरा इनाम है। लेकिन जब भी आपका समय अनुकूल हो, आप मेरा भुगतान कर सकती हैं। अच्छा, अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सिलसिलेवार ढंग से हर बात बताएं, ताकि इस मामले पर मैं अपनी राय कायम कर सकूं। उस महिला ने जवाब दिया, जी जी मिस्टर होम्स। देखिए, मेरे डर की स्थिति की वास्तविकता यह है कि मेरा डर बहुत ही अस्पष्ट सा है, और मेरे संदेह भी बहुत छोटे छोटे बिंदुओं पर निर्भर हैं, जो कि दूसरों को बहुत ही महत्वहीन लग सकते हैं। लेकिन मिस्टर होम्स, मैंने सुना है कि आप आदमी के दिल की कई परतों के भीतर गहराई से छुपी हुई दुष्टता को भी देख लेते हैं। आप मुझे बताएं मिस्टर होम्स, इतने खतरों से घिरे रहते हुए भी मैं इनके बीच कैसे रहूं? मैडम, मैं आपकी बातों पर पूरा ध्यान दे रहा हूं। जी मिस्टर होम्स, मेरा नाम हेलेन स्टोनर है, और मैं अपने सौतेले पिता के साथ रहती हूँ, जो इंग्लैंड की पुरानी सैक्सन फैमिली, सरी की पश्चिमी सीमा पर स्टार्क मोरान के रॉयलॉट्स के बचे हुए अंतिम व्यक्ति हैं। होम्स ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इस नाम से परिचित हूं। मिस्टर होम्स, किसी समय यह परिवार इंग्लैंड के धनिकों में से एक था, और इसकी जागीर की सीमाएं उत्तर में बर्कशायर और पश्चिम में हैम्पशायर तक फैली हुई थी। पिछली शताब्दी में एक के बाद एक इसके वारिस लंपट और फिजूल खर्ची की आदतों वाले थे। रिजेंसी के दिनों में यह परिवार एक जुआरी के हाथों पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। कुछ एकड़ जमीन और 200 साल पुराना वो घर, जो कि अब गिरवी पड़ा है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं बचा। इसके अंतिम जागीरदार ने अपनी जिंदगी की गाड़ी एक एलीड भिखारी की तरह खींची, पर उसके एकमात्र बेटे यानी मेरे सौतेले पिता ने देखा कि इन्हें नए तरीके का जीवन अपनाना चाहिए। उन्होंने अपने एक संबंधी से धन उधार लिया, जिससे वो डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर सकें। इसके बाद मेरे पिता कलकत्ता चले गए, इंडिया, जहां अपनी काबिलियत और अच्छे चरित्र से उन्होंने एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस जमा ली। एक दिन घर में हुई किसी लूट के कारण उन्होंने गुस्से में अपने पड़ोस में रहने वाले खानसामे को इतनी बुरी तरह मारा कि वो मर ही गया। फांसी की सजा से वो बाल बाल बचे। इसकी वजह से उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। फिर वे चिड़चिड़े और हताश व्यक्ति के रूप में इंग्लैंड वापस आ गए। जब डॉक्टर रॉयलॉट भारत में थे, तो वहीं उन्होंने मेरी माँ से विवाह किया, जो कि बंगाल फौज के मेजर जनरल स्टोनर की खूबसूरत विधवा थी। मेरी बहन जूलिया और मैं जुड़वा थे, और मेरी माँ की दोबारा शादी के समय हमारी उम्र केवल 2 साल की थी। मिस्टर होम्स, मेरी माँ के पास 1000 पाउंड सालाना आता था, और ये पूरा का पूरा उन्होंने डॉक्टर रॉयलॉट को वसीयत कर दिया था। हालांकि हम उनके साथ इसी शर्तनामे के साथ रहते थे कि हमारी शादी होने पर हम में से हर एक को सालाना कुछ धन दिया जाएगा। इंग्लैंड वापस लौटने के कुछ समय बाद ही मेरी माँ की मौत हो गई। वे 8 साल पहले क्रीव के पास एक रेल एक्सीडेंट में मरी गई। इसके बाद डॉक्टर रॉयलॉट ने लंदन में अपनी प्रैक्टिस जमाने की कोशिश छोड़ दी, और हमें साथ लेकर स्टॉक मोरान के अपने खानदानी मकान में रहने चले आए। मेरी माँ ने जो पैसा हमारे लिए रख छोड़ा था, वो हमारी ज़रूरतों के हिसाब से काफ़ी था, और हमारी खुशियों में बाधाएं आएंगी ऐसा भी नहीं मालूम पड़ता था। परंतु मिस्टर होम्स, इस साल हमारे सौतेले पिता के स्वभाव में एक भयानक परिवर्तन आ गया। अपने पड़ोसियों से मिलने जुलने और नए मित्र बनाने के बजाय उन्होंने अपने आप को अपने घर में ही बंद कर लिया, और कभी कभी बाहर निकलते थे, वो भी तब जब कोई उनके रास्ते से गुजरता था और वो उससे झगड़ा करना चाहते थे। उनके ऐसे असभ्य झगड़ों की एक लंबी सी श्रृंखला बन चुकी थी, जिनमें से 2 तो पुलिस थाने पर जाकर खत्म हुए, और फिर वे उस गांव के लिए खतरा बन चुके थे। लोग बाग उनसे डरकर भागने लगे थे, क्योंकि उनमें काफी शारीरिक बल था और गुस्से में वो बेकाबू हो जाते थे।
कुछ बंजारों के अलावा उनका कोई मित्र भी नहीं था। उन्होंने झाड़ झंखाड़ से भरी अपनी जमीन इन बंजारों को डेरा डालने के लिए दे रखी थी। मिस्टर होम्स, भारतीय जानवरों के प्रति भी उनकी दीवानगी थी। इस समय उनके पास एक चीता और एक लंगूर है, और ये दोनों ही उनके मैदान में खुले घूमते रहते हैं। ये गांव वालों के लिए उतने ही भयावह हैं जितना कि उनके मालिक। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी और मेरी बहन की जिंदगी में अब तक कोई बड़ा सुख नहीं था। मेरी बहन की मौत के समय उसकी उम्र सिर्फ 30 साल की थी, फिर भी उसके बाल मेरी तरह सफेद हो गए थे। मिसेस स्टोनर, क्या तुम्हारी बहन की मौत हो चुकी है? जी, उसकी मौत अभी 2 साल पहले ही हुई है, और उसी की मौत की वजह से मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मिस्टर होम्स, हमारी माँ की एक अविवाहित बहन यानी हमारी मौसी भी है, जिनका नाम मिस ऑनोरिया वेस्टफेल है। हमें कभी कभी उनके घर जाने का मौका मिलता है। 2 साल पहले जूलिया वहाँ क्रिसमस के मौके पर गई थी। वहाँ उसकी मुलाकात एक नौसेना के मेजर से हुई, और जिसके साथ उसका विवाह भी तय हो गया। वापस लौटकर मेरी बहन ने इसकी जानकारी मेरे सौतेले पिता को दी। उन्होंने इस शादी का विरोध नहीं किया था, परंतु शादी की तय तारीख से 15 दिन पहले ही वो भयानक घटना घट गई, जिसने जिसने मेरी अकेली साथी को मुझसे छीन लिया। शेरलॉक होम्स अपनी कुर्सी पर पीठ टिकाकर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनका सिर कुशन पर टिका हुआ था। उन्होंने अपनी अधमुंदी आंखें खोली और अपने आगंतुक की ओर देखा, फिर बोले, कृपया खुलकर बताएं। जी, मेरे लिए इसे बताना बहुत ही आसान है, क्योंकि उस भयानक वक्त की हर घटना मेरी याददाश्त में बनी हुई है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वो इमारत बहुत ही पुरानी है, और अब इसका एक ही हिस्सा रिहायशी इस्तेमाल में आता है। इस हिस्से में बेडरूम्स निचले तल पर हैं और बैठक कक्ष इस इमारत के बीच वाले भाग में है। इन कमरों में से पहला कमरा डॉक्टर रॉयलॉट का, दूसरा मेरी बहन और तीसरा मेरा खुद का है। उन कमरों का आपस में कोई संपर्क नहीं है, पर वे सभी एक ही गलियारे में खुलते हैं। क्या मैं साफ साफ बता पा रही हूँ? जी, बिल्कुल ठीक बता रही हैं आप। बताइए। मिस्टर होम्स, तीनों कमरों की खिड़कियां बाहर लॉन में खुलती हैं। उस भयावह रात को डॉक्टर रॉयलॉट अपने कमरे में जल्दी ही चले गए थे। हालांकि हम जानती थी कि वो सो नहीं रहे थे, क्योंकि मेरी बहन को उनके उस भारतीय सिगार की तेज महक से परेशानी होती थी, जिसे पीने की उन्हें आदत थी। वो अपने कमरे से निकलकर मेरे पास चली आई और कुछ देर वहां बैठकर अपनी होने वाली शादी के बारे में कुछ बातें की। 11 बजे वो मेरे पास से जाने के लिए उठी। फिर दरवाजे पर थोड़ा रुक कर उसने मेरी ओर मुड़कर देखा और बोली, एक बात बताओ हेलन, क्या तुमने रात के अंधेरे में किसी को सीटी बजाते सुना है? नहीं तो, मैंने जवाब दिया। हेलन, मेरे ख्याल से सोते समय तुम्हारी आवाज तो सीटी की तरह नहीं निकलती है। बिल्कुल नहीं। पर क्यों? क्योंकि पिछली कुछ रातों से सुबह करीब 3 बजे हमेशा मुझे एक धीमी सी साफ सीटी की आवाज सुनाई पड़ती है। मैं कच्ची नींद में ही सोती हूँ, और इसीलिए इसकी आवाज मुझे जगा देती है। मैं नहीं बता सकती कि ये आवाज आती किधर से है, शायद बगल वाले कमरे से या लॉन से, लेकिन आती जरूर है। मैंने सोचा तुमसे पूछूं, शायद तुमने सुना हो। नहीं जूलिया, मैंने नहीं सुना। कहीं ये आवाज उन दूर ठहरे हुए बंजारों की तो नहीं? बहुत मुमकिन है, पर यदि आवाज लॉन में थी तो मुझे आश्चर्य है कि तुमने कैसे नहीं सुनी। अरे, मैं तुमसे अधिक गहरी नींद में सोती हूं ना, इसीलिए नहीं सुनी होगी। अच्छा खैर, कोई बात नहीं। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और मेरा दरवाजा बंद कर दिया। फिर कुछ ही देर बाद मुझे उसके दरवाजे का ताला बंद होने की आवाज सुनाई पड़ी। होम्स ने कहा, अच्छा, क्या रोजाना रात को कमरे में ताला लगाना आप लोगों की आदत है? जी, हमेशा। क्यों? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि डॉक्टर ने एक चीता और एक लंगूर पाल रखा था। दरवाजा बंद किए बगैर हमें सुरक्षा महसूस नहीं होती थी। बिल्कुल ठीक। मेहरबानी करके अपनी बात जारी रखिए। मिस्टर होम्स,
उस रात मैं सो नहीं सकी। आने वाली बदकिस्मती की एक धुंधली सी अनुभूति ने मुझ पर असर कर दिया था। आपको याद होगा कि मेरी बहन और मैं जुड़वा बहनें थी, कि दो समान आत्माओं के बीच संपर्क का कितना सूक्ष्म बंधन होता है। वो रात बहुत भयानक थी। बाहर हवा में तेज गर्जन की सी आवाज थी और खिड़कियों पर बारिश की चोट और थपथपाहट हो रही थी। अचानक इस तेज आंधी के थपेड़ों के बीच ही एक औरत की डर से भरी चीखने की भयानक आवाज आई। मैं समझ गई कि ये आवाज मेरी बहन की ही है। मैं अपने बिस्तर से उछल कर उठी। मैंने शॉल लपेटा और गलियारे की तरफ भागी। जैसे ही मैंने अपना दरवाजा खोला, मुझे सीटी की एक धीमी सी आवाज सुनाई पड़ी। ये ठीक वैसी ही आवाज थी जैसी मेरी बहन ने मुझे बताया था। कुछ ही पलों के बाद एक झंझनाहट की आवाज आई, जैसे कोई धातु की चीज नीचे गिर पड़ी हो। जब मैं दौड़कर अपनी बहन के कमरे में पहुंची तो मैंने देखा कि उसका दरवाजा खुला हुआ अपने कब्जे पर धीरे से झूल रहा है। मैं डर गई थी कि न जाने क्या सामने आने वाला है। गैलरी की लैंप से आने वाली रोशनी में मैंने अपनी बहन को देखा। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। उसके हाथ सहायता के लिए आगे की ओर बढ़े हुए थे और उसका पूरा शरीर किसी शराबी की तरह आगे पीछे झूल रहा था। मैं भागकर उसके पास गई और उसे अपनी बाहों में समेट लिया, पर उसी समय उसके पैरों ने जवाब दे दिया और वो जमीन पर गिर पड़ी। मिस्टर होम्स, वो इस तरह से तड़प रही थी जैसे जैसे भयानक तरीके से अकड़ गई हो। पहले पहल मुझे लगा कि उसने मुझे नहीं पहचाना, पर वो चीखती हुई आवाज में बोली, जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, हेलन, हेलन, एक एक फीता था वहां, एक एक चित्तीदार फीता। मिस्टर होम्स, कोई ऐसी बात थी जिसे वो कहना चाहती थी और उसने डॉक्टर के कमरे की ओर हवा में इशारा भी किया था, परंतु उसके शब्द मुंह से बाहर नहीं निकल पाए। अपने सौतेले पिता को चिल्लाकर आवाज देती हुई मैं बाहर की ओर भागी। हड़बड़ी में ही उनके कमरे में, उनके ड्रेसिंग गाउन में ही मेरी उनसे मुलाकात हुई। जब वे मेरी बहन के पास पहुंचे तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। हालांकि उन्होंने उसके मुंह में ब्रांडी डाली और गांव में ही चिकित्सक की सहायता के लिए भी भेजा, परंतु परंतु सारी कोशिशें बेकार हो गई और वो बिना होश में आए ही धीमे धीमे डूबती हुई मौत की आगोश में चली गई। यही मेरी बहन का भयानक अंत था। होम्स ने कहा, एक मिनट रुको। हेलन, क्या तुम उस धातु की आवाज और सीटी के बारे में निश्चित हो? क्या तुम कसम खाकर कह सकती हो? मिस्टर होम्स, उसकी मौत के बाद हुई छानबीन में मुझसे यही पूछा गया था और मेरा यही मानना है कि हाँ, मैंने इसे सुना था, मगर आंधी और पुराने हो चुके घर की आवाज में हो सकता है कि मुझे धोखा हुआ हो। अच्छा, क्या तुम्हारी बहन कपड़े पहनकर तैयार थी? नहीं, वो अपने सोने वाले कपड़ों में ही थी। उसके दाएं हाथ में एक जली हुई माचिस की तीली और बाएं हाथ में माचिस की डिबिया थी। इससे ऐसा लग रहा है कि जब उसे खतरा महसूस हुआ होगा तब उसे जानने के लिए उसने माचिस जलाई होगी। अच्छा, ये बताओ कि वो तफ्तीश करने वाला किस नतीजे पर पहुंचा था? मिस्टर होम्स, चूंकि डॉक्टर का व्यवहार इस प्रांत में बड़ा ही खतरनाक रहा है, इसीलिए उसने इस मामले की छानबीन बहुत ही ध्यानपूर्वक की थी, परंतु मौत का कोई भी संतोषजनक कारण ढूंढने में वो असफल ही रहा। मेरे सबूतों से पता चलता था कि दरवाजा भीतर से ही बंद था और खिड़कियों में पुराने फैशन की लोहे की छड़ें लगी थी, जिनसे सारी रात सुरक्षा रहती थी। चारों तरफ की दीवारें मजबूत थीं और जमीन भी उतनी ही ठीक थी। वहां की चिमनी काफी चौड़ी थी, साथ ही उस पर लोहे की जाली भी लगी हुई थी। अब यह निश्चित है कि जिस समय मेरी बहन के साथ यह हादसा हुआ तब वो बिल्कुल अकेली थी। इसके अलावा उसके शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट का निशान भी नहीं मिला था। अच्छा, जहर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, डॉक्टरों ने इसकी भी जांच कर ली थी और उन्हें कुछ नहीं मिला।
तब तुम क्या सोचती हो कि इस अभागी लड़की की मौत कैसे हुई? मेरे अनुसार तो उसकी मौत का कारण सिर्फ डर और घबराहट है। पर वो कौन सी चीज थी जिससे वो डरी, इसका अंदाजा मैं नहीं लगा पा रही हूँ। अच्छा, क्या वे बंजारे उन दिनों वहीं ठहरे थे? जी हाँ, थोड़े बहुत बंजारे वहां हमेशा ही रहते हैं। और फीता, यानी चित्तीदार फीते के संकेत से तुम क्या समझती हो? कभी कभी मुझे लगता था कि ये केवल उन्माद की स्थिति में कही गई बात है, या शायद ये घुमंतू बंजारों के समूह को दर्शाता हो जो अपने सिर पर छींटदार या चित्तीदार रुमाल बांधते हैं। एक असंतुष्ट व्यक्ति की तरह होम्स ने अपना सिर हिलाया और बोले, मामला काफी गंभीर है। प्लीज तुम अपनी बात जारी रखो। मिस्टर होम्स, तब से अब तक 2 साल बीत चुके हैं। मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है जिसे मैं पिछले कई सालों से जानती हूँ। उसने 1 महीने पहले ही शादी के लिए मेरा हाथ मांगा था। उसका नाम आर्मिटोज है और वो रीडिंग के पास ही क्रेन वाटर के मिस्टर आर्मिटोज का दूसरा बेटा है। मेरे सौतेले पिता ने इस रिश्ते का कोई विरोध नहीं किया और हम बसंत के मौसम में शादी करने वाले हैं। 2 दिन पहले ही इमारत के पश्चिमी हिस्से में मरम्मत का काम शुरू हुआ था, जिसमें मेरे बेडरूम की दीवार पर टूट फूट हो रही थी। इसलिए मुझे उसी कमरे में आना पड़ा जिसमें मेरी बहन की मौत हुई थी, और मुझे उसी बिस्तर पर सोना पड़ा जिस पर वो सोई थी। आप आप मेरे डर का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पिछली रात में जग गई और उसके उस भयानक अंत के बारे में सोचने लगी, तभी अचानक मैंने धीमी सीटी की आवाज सुनी, जो कि उसकी अपनी ही मौत का इशारा भी थी। मैं उछल कर उठी और लैंप चलाया, पर मुझे कमरे में कुछ भी नहीं दिखा। मैं अब बिस्तर पर फिर से जाने में भी कांप रही थी। फिर भी मैं तैयार हुई और जैसे ही दिन की रोशनी हुई, मैं बाहर आई। मैंने एक क्राउन इन पर एक घोड़ा गाड़ी पकड़ी और फिर लेदर हेड आकर आपके पास इस इरादे से चली आई कि आपसे मिलूं और आपकी राय लूं। होम्स ने कहा, तुमने बहुत ही समझदारी का काम किया, पर क्या तुमने मुझे सब कुछ बता दिया है? जी हाँ, सब कुछ। नहीं, सब कुछ नहीं बताया है मिस्टर रॉयलॉट। आप अपने सौतेले पिता के बारे में छिपा रही हैं। क्या छिपा रही है? क्यों, आपका क्या मतलब है? जवाब में होम्स ने उसके घुटने पर रखे उसके हाथ पर लटकती काली झालर को पीछे उलट दिया। उसकी सफेद कलाई पर 5 नीले निशान पड़े हुए थे, जिनमें 4 उंगलियों के और एक अंगूठे का निशान था। होम्स ने कहा, तुम्हारे साथ क्रूर व्यवहार होता है। महिला के चेहरे का रंग गहरा हो गया और उसने अपनी कलाई ढक ली। वो बोली, मिस्टर होम्स, वो एक ताकतवर आदमी है और शायद उसे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। वहां अब एक लंबी सी चुप्पी छाई हुई थी। होम्स अपनी ठुड्डी को अपने हाथों में टिकाए अंगीठी की आग को ध्यान से देख रहे थे। ये बड़ा ही गंभीर मामला है। इससे पहले कि मैं अपने काम की रूपरेखा तय करूं, मुझे अभी हजारों बातें जाननी है। फिर भी हमारे पास गंवाने के लिए एक पल भी नहीं है। अगर हम आज ही स्टॉक मोरान जाते हैं, तब क्या ये मुमकिन है कि बिना तुम्हारे सौतेले पिता की जानकारी के हम उन कमरों को देख सकें? जी हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने आज किसी बहुत जरूरी काम से शहर आने के लिए कहा है। शायद संभावना है कि वो आज सारा दिन बाहर रहेंगे और वहां रुकावट डालने वाला भी कोई नहीं होगा। हमारे यहाँ एक घरेलू नौकरानी है जो कि बूढ़ी और बेवकूफ है। मैं उसे आसानी से हटा सकती हूँ। ओके वॉटसन, हमारे साथ चलने में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। ठीक है मैडम, हम साथ साथ ही आएंगे। अभी आप कहाँ जा रही हैं? मैं अपने 1-2 काम निपटा लेना चाहूंगी, क्योंकि मैं शहर में ही हूँ। मैं 12 बजे वाली गाड़ी से वापस चली जाऊंगी, ताकि आपके आने के समय मैं वहां मौजूद रहूं। तुम वहां दोपहर तक हमारी प्रतीक्षा कर सकती हो। मुझे भी यहाँ कुछ छोटे मोटे काम निपटाने हैं। क्या तुम रुकोगी और नाश्ता करोगी? नहीं, मुझे अब चलना चाहिए। मिस्टर होम्स,
मेरा मन पहले से काफी हल्का हो चुका है, क्योंकि मैंने अपनी सारी समस्या आपको बता दी है। मैं आज दोपहर में आपका इंतजार करूंगी। उस महिला ने अपने चेहरे पर मोटा सा नकाब डाल लिया और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। शेरलॉक होम्स ने अपनी कुर्सी की पुष्ट पर पीठ टिकाते हुए पूछा, वॉटसन, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? होम्स, ये मामला काफी गंभीर और खतरनाक लगता है। अगर वो महिला सही कह रही थी कि उस कमरे की दीवारें और जमीन पक्की हैं और दरवाजे, खिड़कियों और चिमनी से कोई नहीं घुस सकता, तो इसका मतलब है कि उसकी बहन मौत के वक्त बिल्कुल अकेली थी। वॉटसन, तब उस रात वाली सीटी का क्या मतलब है? और उस मरने वाली महिला के उस खास शब्दों का क्या अर्थ है? अ, मैं नहीं सोच पा रहा हूं। वॉटसन, उस रात को बजने वाली सीटी और बंजारों के समूह की मौजूदगी, जिनका कि उस बुजुर्ग डॉक्टर के साथ नजदीक का रिश्ता भी है, जब इन दोनों विचारों को हम साथ मिलाते हैं, तब इस तथ्य पर विश्वास होने लगता है कि डॉक्टर की रुचि उसकी सौतेली बेटी की शादी न होने देने में है। उस फीते की ओर मरने वाले का इशारा और वो आवाज मेटल की उस झंझनाहट की हो सकती है, जो सुरक्षा के लिए लगी उन छड़ों के गिरने की वजह से हुई हो। मेरे मत से इस आधार पर इस दिशा में सोचने से ये रहस्य खुल सकता है। तब उन बंजारों ने क्या किया होगा, मुझे अंदाजा नहीं है वॉटसन। होम्स, मैं भी इन विचारों से पूरी तरह सहमत नहीं। मैं भी। और इसीलिए हम आज खास तौर से स्टॉक मोरान जा रहे हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या हमारे प्रतिद्वंद्वी अभी भी खतरनाक हैं या हम उनको जान समझ चुके हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। होम्स के मुंह से अभी ये शब्द निकले ही थे कि एक धक्के के साथ अचानक हमारा दरवाजा खुला और सामने एक बड़े डील डॉल वाला आदमी दिखा। उसका पहनावा खेतों में काम करने वालों और पेशेवरों के पहनावों का मिला जुला रूप था। उसके सिर पर काली ऊंची सी हैट थी और उसका कोट लंबा था। उसने गेटर्स पहन रखे थे और हाथ में एक चाबुक लहरा रहा था। वो इतना लंबा था कि दरवाजे की ऊंची चौखट को उसका हैट छू रहा था और उसकी चौड़ाई ने दरवाजे की चौड़ाई को करीब करीब ढक ही लिया था। उसका बड़ा सा चेहरा, जिस पर हजारों छुर्रियां पड़ी हुई थी और जो सूरज के ताप से जलकर पीला हो चुका था, उस आदमी के चेहरे पर दुष्टता के चिन्ह थे और वो बारी बारी से हम दोनों की तरफ अपनी गहरी हरी हरी आंखों से देख रहा था। उसकी ऊंची पतली और बिना मांस वाली नाक जंगली शिकारी की चिड़िया की तरह थी। उसने पूछा, तुम में से होम्स कौन है? मेरे सहयोगी ने शांति से कहा, मेरा नाम है शेरलॉक होम्स। मैं स्टॉक मोरान का क्रिम स्पाई रॉयलाट हूं, होम्स ने सौम्यता से कहा। प्लीज बैठिए। मैं यहां बैठने नहीं आया हूं। क्या मेरी सौतेली बेटी यहां आई थी? मैं उसका पता लगाने के लिए पीछा करता हुआ आया हूं। वो तुमसे क्या कह रही थी? होम्स ने कहा, कह रही थी कि इस साल मौसम के लिहाज से थोड़ी ठंड ज्यादा है। वो आदमी गुस्से के मारे जोर से चीखा। मैंने पूछा कि वो क्या कह रही थी? होम्स ने शांति से अपनी बात जारी रखी। वो कह रही थी कि इस बार केसर काफी ज्यादा होगा। वो आदमी चिल्लाया, मुझे बरगलाने की कोशिश मत कर। इतना कहकर वो एक कदम आगे बढ़ा और अपने हाथ के उस चाबुक को लहराते हुए बोला, बदमाश, मैं जानता हूं तुमको। तुम्हारा नाम भी सुन चुका हूं। तुम होम्स हो। शेरलॉक होम्स, जो हर काम में दखलंदाजी करता है। मेरा सहयोगी मुस्कुराया। जी हां, मैं होम्स हूं, दूसरों के कामों में रुचि लेने वाला। होम्स, शेरलॉक होम्स, स्कॉटलैंड यार्ड का पुराना ऑफिसर। होम्स ने अपना मुंह दबाकर हंसते हुए कहा, तुम्हारी बातचीत बहुत मजेदार है। अच्छा सुनो, जब तुम बाहर जाना तो दरवाजा बंद करते जाना, समझे? चलो निकलो यहां से। जब मैं अपनी बात कह लूंगा तभी जाऊंगा। तुम मेरे मामले में दखलंदाजी करने की हिम्मत मत करो। मैं जानता हूं कि मिस स्टोनर यहां क्यों आई थी।
पता लगा लिया है मैंने। देखो, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं, ये देखो। वो तेजी से आगे बढ़ा और अंगीठी कुरेदने वाले लोहे की छड़ को लपक कर उठा लिया और फिर उसने अपने भूरे बड़े बड़े हाथों से घुमाकर गोल गोल मोड़ दिया। देखो होम्स, अपने आप को दूर ही रखो, वो कुर्राते हुए बोला और उस लोहे की छड़ को कमरे में अंगीठी की ओर फेंक दिया और कुछ बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। होम्स ने कहा, वॉटसन, हमें नाश्ते का ऑर्डर कर देना चाहिए और फिर मिस स्टोनर के घर चलना चाहिए। मैं तब तक कुछ काम निपटा कर आता हूं। शेरलॉक होम्स जब घूम कर लौटे तो तकरीबन 1 बज रहा था। उनके हाथ में नीले रंग के कागज की एक शीट थी जिस पर कुछ लिखा था और चित्र बनाए गए थे। देखो वॉटसन, मैंने उस मृतक महिला की वसीयत देखी है। इससे साफ है कि अगर उनकी शादी हो जाती है तब हर लड़की 250 पाउंड की आय का दावा कर सकती है। वॉटसन, रॉयलॉट की पत्नी की मौत के समय उसकी कुल आमदनी 1100 पाउंड से कुछ कम ही थी। अभी उसकी कीमत 750 पाउंड के आसपास होगी। अब अगर एक लड़की की शादी हो जाती है तो वो 250 पाउंड का दावा कर सकती है। अगर दोनों लड़कियों की शादी हो जाती है तब तो ये पैसा बहुत ही कम रह जाता है। यानी डॉक्टर की हालत बहुत खराब हो जाएगी और ऐसे में वो डॉक्टर कोई भी कदम उठा सकता है। वॉटसन, अब समय कमाना खतरनाक हो सकता है, खासतौर से तब जबकि ये बुढ़ा जान चुका है कि हम उसके मामले में रुचि ले रहे हैं। अगर तुम तैयार हो तो हमें एक गाड़ी बुला लेनी चाहिए और वाटरलू की तरफ निकलना चाहिए। और हाँ, आज अपनी रिवॉल्वर को अपनी जेब में रख लेना। बड़ा एहसान होगा। जो आदमी लोहे की छड़ को मोड़ सकता है उससे उलझने के लिए हमारे पास भी हथियार होना ही चाहिए। वाटरलू से लेदरहेड के लिए ट्रेन पकड़ने में हम भाग्यशाली रहे और वहां पहुंचने पर स्टेशन से हमने भाड़े पर एक घोड़ा गाड़ी ली और उन संकरी गलियों में से होकर हम 4 या 5 मील तक चले। दिन पूरी तरह साफ था और सूरज चमक रहा था। आकाश में बादल रुई के फाहों से उड़ रहे थे। सड़क किनारे के पेड़ और झाड़ियों में हरी हरी कोंपलें आ गई थीं और हवा में एक आनंददायक खुशबू और धरती की नमी मिली हुई थी। मेरे लिए बसंत के इस मधुर आगमन और हम जिस भयानक काम की छानबीन के लिए नियुक्त किए गए थे के बीच एक अजीब सी विषमता थी। मेरा सहयोगी उस घोड़ा गाड़ी में सामने की तरफ बैठा हुआ था। उसने अपनी बाहें मोड़ रखी थीं और उसका हैट उसकी आंखों पर झुका हुआ था। वो अपनी ठोड़ी को छाती पर झुकाए किसी गंभीर सोच में डूबा हुआ था। अचानक उन्होंने मेरे कंधे को थपथपाया और एक चारागाह की तरफ इशारा करते हुए कहा, वॉटसन, वहां देखो। उस ढलान पर घने पेड़ों वाला मैदान दूर दूर तक फैला हुआ था, जिससे वो मैदान और भी घना मालूम पड़ता था। पेड़ों की शाखों के बीच से उस पुरानी इमारत की स्लेटी रंग की छत दिखाई पड़ रही थी। होम्स ने कहा, स्टॉक मोरान। कोचवान ने जवाब दिया, जी हाँ सर, वो डॉक्टर ग्रिम्सबॉय रॉयलॉट का घर है। होम्स ने पूछा, वहां पास में कोई और इमारत है क्या? हमें वही जाना है। कोचवान ने दूर बाईं तरफ कुछ मकानों की ओर इशारा किया। जी, वो वहां पर एक गांव है, पर यदि आप उस मकान में जाना चाहते हैं तो इधर से उस छोटी सीढ़ी पर चढ़कर फुटपाथ से होकर जा सकते हैं। वो देखिए, वहीं पर एक औरत टहल रही है। होम्स ने पलकें झपकाते हुए कहा, मेरे अनुमान से वो महिला मिस स्टोनर ही हैं। और हाँ, तुमने जैसा बताया हम वैसा ही करेंगे। हम घोड़ा गाड़ी से उतर गए और उसे उसका भाड़ा दे दिया। भाड़ा लेकर वो वापस लेदरहेड की ओर चल दिया। हम मिस स्टोनर के पास पहुंचे। होम्स ने कहा, गुड आफ्टरनून मिस स्टोनर। आप देख रही हैं कि हम अपनी जबान के पक्के हैं। मिस स्टोनर ने उसी गर्मजोशी से हमसे हाथ मिलाया और जोर से कहा, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर रॉयलॉट शहर गए हैं और उनके शाम से पहले घर आने की उम्मीद कम ही है। होम्स ने कहा, हम डॉक्टर से मुलाकात का मजा ले चुके हैं
और फिर उन्होंने कम से कम शब्दों में वो सारा किस्सा सुना दिया। जैसे ही मिस स्टोनर ने यह सुना, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। हे भगवान, इसका मतलब उसने मेरा पीछा किया था। जी, ऐसा ही लगता है। मैं नहीं जानती थी कि वो इतना धूर्त है। अब जब वो वापस आएगा तब क्या करेगा? वो अपने आप को सुरक्षित करेगा, क्योंकि वो देखेगा कि इस मामले में कोई उससे भी अधिक चालाक है। हेलन, तुम आज की रात अपने आप को उससे बचाकर कमरे में बंद रखना। अगर वो हिंसक हो जाएगा तब हम तुम्हें तुम्हारी मौसी के पास ले जाएंगे। चलो, अब हमें समय बर्बाद नहीं करना है, इसलिए हमें उन कमरों की तरफ ले चलो जिनकी हमें छानबीन करनी है। ये इमारत स्लेटी रंग की थी और इसके पत्थरों पर फूलों के उभार बने हुए थे। इसका बीच वाला भाग ऊपर की ओर उठा हुआ था और दोनों तरफ के हिस्से केकड़े के पंजों की तरह बाहर की ओर निकले हुए थे। इन हिस्सों में से एक हिस्से की खिड़कियां टूटी हुई थीं और उनमें लकड़ी के फट्टे जड़े हुए थे। उनकी छत बीच से थोड़ी सी गिर गई थी, जिससे ये एक खंडहर सा मालूम पड़ता था। इमारत के बीच वाले भाग की मरम्मत थोड़ी बेहतर ढंग से हुई थी, लेकिन दाहिनी ओर वाला हिस्सा इसकी तुलना में काफी आधुनिक था और खिड़कियों के छाजन और चिमनियों के निकलते धुएं से पता चलता था कि इमारत के इसी हिस्से में लोग रहते हैं। दीवार पर पत्थरों में कुछ टूट फूट का काम भी हुआ था, लेकिन हमारे पहुंचने के समय वहां पर कोई काम नहीं हो रहा था। होम्स ने उस बिना कटे छटे लॉन में ऊपर नीचे होकर चलते हुए खिड़कियों के बाहर काफी ध्यान से देखा। ऐसा लगता है कि यही वो कमरा है जिसमें तुम सोती हो, और बीच वाला कमरा तुम्हारी बहन का है। ये तीसरा कमरा डॉक्टर रॉयलॉट का है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर अब मैं बीच वाले कमरे में सोती हूँ। मेरी समझ से कुछ रद्दोबदल का काम होने के कारण ही ऐसा है। हालांकि दीवार के आखिरी हिस्से में किसी मरम्मत की जरूरत नहीं है। जी मिस्टर होम्स, ऐसा लगता है मुझे मेरे कमरे से हटाने के लिए यह सब किया जा रहा है। जी हाँ, इस बात से एक राय जरूर बनती है। यहाँ सकरे हिस्से के दूसरी तरफ एक गलियारा है जिसमें तीनों कमरों के दरवाजे खुलते हैं और उनमें खिड़कियां भी हैं। हाँ, पर वे बहुत छोटी हैं, किसी के घुसने के लिहाज से तो बहुत ही छोटी। तुम दोनों बहनें जिस तरह से अपना कमरा रात को बंद कर लेती थी, तब इनमें किसी का भी बाहर से घुसना नामुमकिन था। क्या तुम अपने कमरे में जाओगी और शटर को भीतर से बंद करके दिखाओगी? मिस स्टोनर ने वैसा ही किया और होम्स ने ध्यानपूर्वक उन खिड़कियों की जांच करने के बाद उनके शटर खोलने की हर संभव कोशिश की, पर उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। इनमें किसी प्रकार की झिर्री तक नहीं थी जिनमें से चाकू डालकर बीच वाले डंडे को ऊपर किया जा सके। फिर होम्स ने अपने लेंस से उन कब्जों को भी देखा जो ठोस लोहे के बने थे। वे बिल्कुल अच्छी कारीगरी के साथ बनाए गए थे। उसने कुछ परेशानी के साथ अपनी ठोड़ी को खुजलाया और कहा, मेरे अनुसार जब शटर बंद है तब इसमें कोई भी अंदर बाहर नहीं आ जा सकता। देखते हैं भीतर से इस मामले पर कोई रोशनी पड़ती है क्या। कोने में बना हुआ एक छोटा सा दरवाजा सफेद पुते गलियारे की तरफ ले जाता था, जहां उन तीनों बेडरूम के दरवाजे खुलते थे। होम्स ने तीसरे कमरे को देखने से मना कर दिया और तुरंत उस दूसरे वाले कमरे में घुसा जिसमें मिस स्टोनर अब सोती हैं, और इसी कमरे में उनकी बहन की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई थी। पुराने ग्रामीण घरों की तरह ये एक छोटा सा घरेलू कमरा था जिसकी छत नीची थी और दीवार में आतिशदान की जगह बनी हुई थी। कमरे के कोने में दराजों वाली एक भूरे रंग की अलमारी और एक सफेद पतला बेड था। खिड़की के बाईं तरफ एक ड्रेसिंग टेबल थी। इस सामान के साथ साथ इसमें लकड़ी के काम वाली 2 छोटी कुर्सियां और बीच में एक चौकोर कालीन भी बिछा हुआ था। कमरे की दीवारों पर चारों तरफ भूरे रंग के लकड़ी के फट्टे लगे थे। वे इतने पुराने और बदरंग थे कि इनसे पता लग रहा था कि वे वहां उस पुरानी इमारत की शुरुआत से ही थे। होम्स ने कोने से एक कुर्सी खींची और उस पर आराम से बैठ गया। उसकी आंखें अब कमरे के चारों तरफ बार बार घूम रही थीं। वो हर चीज को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने उस घंटी की लटकती हुई रस्सी जिसका फुंदना तकिए के पास था देखकर पूछा, इस घंटी से किसे पुकारा जाता है? जी, ये हाउसकीपर के कमरे तक जाती है। कमरे की और चीजों के मुकाबले ये नई मालूम पड़ती है। जी हाँ,
ये सिर्फ 2 साल पहले ही लगाई गई थी। मेरे अनुमान से इसके लिए तुम्हारी बहन ने ही कहा होगा। नहीं, मैंने उसे इसका इस्तेमाल करते हुए कभी नहीं सुना। हमें जो चाहिए होता था हम खुद ही ले लिया करती थी। अच्छा, इसका मतलब इतनी सुंदर घंटी का यहां लटकना बेकार ही था। मुझे माफ करना, मैं इस कमरे की जमीन भी देखना चाहूंगा। उसने अपना लेंस निकाला और उसे हाथ में पकड़कर अपने चेहरे के पास ले गया और फिर तेजी से आगे पीछे करते हुए फट्टों में पड़ी दरार को ध्यान से देखा। यही काम उसने कमरे के चारों तरफ लगे लकड़ी के पैनलों पर भी किया। अंत में वो बिस्तर के पास आया और कुछ देर तक इसे घूरता रहा। फिर दीवार पर ऊपर नीचे अपनी नजरें दौड़ाई। उसने उस घंटी की रस्सी को अपने हाथों में पकड़ा और फिर एक झटके के साथ खींचा। वो बोला, अरे ये तो दिखावटी है। क्या ये बजेगी नहीं? नहीं, ये तो तार से भी नहीं बंधी है। बड़ी मजेदार बात है। तुम देख सकती हो कि ये वहां उस थोड़े से खुलने वाले रोशनदान के एक छोटे से हुक से बांधी गई है। जी, बहुत अजीब बात है। मैंने इस पर पहले कभी ध्यान नहीं दिया, होम्स बुदबुदाते हुए बोला। अजीब बात है। इस कमरे में कुछ चीजें बड़ी अजीब सी हैं। जैसे वो बिल्डर कितना बेवकूफ है कि उसने कमरे का रोशनदान दूसरे कमरे में खोल दिया है। जी हां, ये काफी नया बना हुआ है। ठीक यही काम घंटी की रस्सी के साथ भी किया गया है। काफी छोटे बड़े बदलाव हो चुके हैं। ये लोग काफी अजीब मालूम पड़ते हैं, वॉटसन। दिखावटी रस्सी, रोशनदान जिसमें से हवा नहीं आती है। मिसेस स्टोनर, आपकी अनुमति हो तो हम उस कमरे को भी अंदर से देख लें। डॉक्टर ग्रिम्स बॉय रॉयलॉट का कमरा उसकी सौतेली बेटियों के कमरों की तुलना में बड़ा था, पर उसकी सजावट साधारण ही थी। कमरे में एक बेड और लकड़ी की किताबों की एक अलमारी थी जिसमें किताबें भरी हुई थी। ज्यादातर ये किताबें तकनीकी विषयों पर ही थीं। बिस्तर के बगल में बाहों वाली एक कुर्सी, एक गोल टेबल और कोने में एक बड़ी सी लकड़ी की तिजोरी रखी थी। होम्स उन सारे सामानों के पास गया और उनको बड़े ही ध्यान से देखा। होम्स ने तिजोरी को थपथपाते हुए पूछा, ये क्या है? मेरे सौतेले पिता के काम के कागज हैं। इसका मतलब है कि तुम इसके अंदर देख चुकी हो? जी, सिर्फ एक बार, कई साल पहले। मुझे याद है कि ये कागजों से भरी हुई थी। यहां कोई बिल्ली तो नहीं है? बिल्ली? नहीं। यहां देखो। उन्होंने दूध की एक छोटी सी प्लेट उठाई जो कि उसके ऊपर ही रखी हुई थी। नहीं, हमारे पास बिल्ली नहीं है, पर यहां एक चीता और एक लंगूर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। हाँ हाँ, चीता भी एक बड़ी बिल्ली ही है। फिर भी एक प्लेट दूध उसको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। यही एक बात है जिसके लिए मैं निश्चिंत होना चाहता हूं। होम्स उस लकड़ी की कुर्सी के सामने पालथी मारकर बैठ गया और बड़े ही ध्यान से उसे देखने लगा। अपने लेंस को जेब में रखकर उठते हुए बोला, शुक्रिया मिसेस स्टोनर, यहां कुछ चीजें बहुत ही रोचक हैं। उसकी निगाह बिस्तर के कोने पर लटके हुए कुत्ते के पट्टे पर पड़ी। पट्टा इस ढंग से लिपटा हुआ था जैसे इसका चाबुक से फंदा बनाया गया हो। वॉटसन, तुम्हें क्या लगता है? होम्स, ये एक साधारण सा पट्टा है, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये इस तरह से क्यों बंधा है। नहीं वॉटसन, ये सामान्य बात नहीं है। ये दुनिया बहुत बुरी है, और जब एक चालाक आदमी अपना दिमाग अपराध में लगा देता है तब ये और भी बुरी हो जाती है। मिसेस स्टोनर, मेरे ख्याल से अब मैंने काफी कुछ देख लिया है। आइए बाहर लॉन में चलें। मैंने अपने साथी का चेहरा इतना गंभीर पहले कभी नहीं देखा था, और जब हम उस छानबीन से वापस लौटे तब उसकी भौं पर भी एक तनाव था। हमने उस लॉन में कई बार चहलकदमी की, पर जब तक वो स्वयं ही अपने विचारों से बाहर नहीं निकलता, मैंने और मिसेस स्टोनर ने उसे छेड़ना उचित नहीं समझा। मिसेस स्टोनर, देखिए,
ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप हर हालत में मेरी राय के अनुसार ही काम करें। जी, मैं ऐसा ही करूँगी। देखिए, ये मामला काफ़ी गंभीर है और आपकी ज़िंदगी आपके काम करने के ढंग पर ही निर्भर करेगी। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अब मेरी जान आपके हाथों में ही है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं और मेरा साथी वॉटसन रात को आपके कमरे में ही रहेंगे। मैंने और मिसेस स्टोनर ने उसकी तरफ अचंभे से देखा। जी हाँ, ऐसा ही है। आइए, मैं आपको बताता हूँ। मेरे ख्याल से गांव में ठहरने के लिए कोई जगह तो होगी। हाँ, वहाँ क्राउन में है। बहुत अच्छी बात है। वहाँ से तुम्हारी खिड़कियाँ तो दिखाई पड़ती होंगी। जी, बिल्कुल। देखो, जब तुम्हारा सौतेला पिता वापस लौटे तब तुम अपने सिर में दर्द का बहाना करके अपने कमरे में ही रहना। जब वो सोने चला जाए तब तुम उस खिड़की के पल्ले खोल देना और उसकी कुंडी हटा देना। हमारे इशारे के लिए तुम वहीं पर एक लैंप जलाकर रख देना। साथ ही तुम कमरे से अपनी काम की चीजें भी निकाल लेना जिनके साथ तुम्हें दूसरे कमरे में रहना है। मेरा विश्वास है कि मरम्मत का काम चलने के बावजूद तुम उस कमरे में रात में आराम से रह लोगी। जी हाँ, बहुत आसानी से। और बाकी तुम हमारे ऊपर छोड़ दो। हम तुम्हारे कमरे में ही रात गुजारेंगे और उस शोर की वजह भी जानेंगे जिसने तुमको परेशान कर रखा था। मेरे साथी की बाहों पर अपना हाथ रखते हुए मिसेस टोनर ने कहा, मिस्टर होम्स, लगता है आपने पक्का मन बना लिया है रहस्य से पर्दा उठाने का। हाँ, शायद ऐसा ही है। अच्छा, अब कृपा करके मुझे मेरी बहन की मौत का कारण भी बता दीजिए। हेलन, ये सब बताने से पहले मैं इसका स्पष्ट सबूत भी आपके सामने रखना चाहूंगा। आप कम से कम इतना तो बता दीजिए, क्या क्या मेरा सोचना सही है कि उसकी मौत अचानक डर जाने की वजह से हुई थी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे ख्याल से कोई और वजह है। मिसेस टोनर, अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्टर वापस आ गए और उन्होंने हमें देख लिया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अच्छा, तुम बहादुरी से रहना। अगर तुम मेरे बताए गए रास्ते पर चलोगी तो निश्चिंत रहो, हम तुम्हें डराने वाले खतरे को तुमसे दूर भगा देंगे। क्राउन के उस छोटे से होटल में होम्स और मेरे लिए एक बेडरूम और एक बैठने वाले कमरे का इंतजाम करना कोई मुश्किल काम नहीं था। हमारा कमरा पहली मंजिल पर था। इसकी खिड़की से हम आने जाने वाले फाटक और स्टॉक मोरान के रिहायशी हिस्से को भी देख सकते थे। शाम के धुंधलके में हमने देखा कि डॉक्टर रॉयलॉट एक घोड़ा गाड़ी से लौटे। घोड़ा गाड़ी अंदर चली गई और कुछ ही पलों के बाद हमने देखा कि पेड़ों के झुरमुटों से छनकर किसी एक बैठक कक्ष से लैंप की रोशनी बाहर आ रही थी। होम्स ने कहा, वॉटसन, क्या तुम्हें पता है कि आज तुम्हें अपने साथ लेकर चलने में मुझे थोड़ी हिचक हो रही है। वहां किसी खतरे की संभावना है। खतरा? होम्स, शायद तुमने उस कमरे में जरूर कुछ देखा है जो कि मुझे नहीं दिखाई पड़ा। हाँ, देखा तो है। तुमने उस रोशनदान को देखा? हाँ, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि दो कमरों के बीच एक छोटा सा रोशनदान कुछ अजीब सा है। यह तो इतना छोटा है कि एक चूहा भी मुश्किल से निकल सकेगा। वॉटसन, एक बात बताऊं, मैं यहां आने से पहले से ही जानता था कि हमें वहां एक रोशनदान मिलेगा। अच्छा? हाँ, मुझे पता था। तुम्हें उस महिला की बात याद होगी जिसमें उसने कहा था कि उसकी बहन को डॉक्टर रॉयलॉट के सिगार की महक आती थी। इससे पता चलता है कि दोनों कमरों के बीच कोई संबंध है। ये छोटा भी हो सकता था और बड़ा भी। तो उसके होने में क्या नुकसान है? इतनी सब चीजों का एक साथ एक समय पर होना, ये एक अजीब सा संबंध है। जैसे रोशनदान का बनाया जाना, रस्सी का लटकाना और एक महिला जो कि बिस्तर पर सोई, उसका मरना। क्या ये तुम्हें सोचने पर मजबूर नहीं करता? होम्स, मैं अभी भी इनमें कोई संबंध नहीं देख पा रहा हूं।
वॉटसन, क्या तुमको उस बिस्तर में कुछ खास नजर आया था? नहीं, वो जमीन से जड़ा हुआ था। क्या तुमने पहले कभी इस तरह का जमीन से जड़ा हुआ बेड देखा है? मैं कह नहीं सकता। हाँ वॉटसन, हाँ, वो औरत अपना बेड सरका नहीं सकती थी। इसका मतलब कि उसे रोशनदान और रस्सी के ठीक सामने की जगह पर ही रहना होगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि वो रस्सी घंटी बजाने के लिए नहीं थी। हाँ हाँ होम्स, ऐसा लग रहा है कि जो कुछ तुम कह रहे हो मैं वाकई कुछ कुछ समझ रहा हूं। शायद हम किसी भयानक अपराध को रोकने के लिए ठीक समय पर यहां पहुंच गए हैं। हाँ वॉटसन, भयानक नहीं, बहुत भयानक। और जब एक डॉक्टर ऐसा गलत काम करता है तो ये तो और भी खतरनाक है। उसके पास ताकत भी है और जानकारी भी। वॉटसन, ऐसा लगता है कि आज रात खत्म होने से पहले हमारे पास बहुत सी भयानक बातें होंगी। तकरीबन 9 बजे पेड़ों के बीच से दिखने वाली रोशनी बुझ गई और उस इमारत की तरफ पूरा अंधेरा छा गया। धीमे धीमे 2 घंटे बीत गए और तभी अचानक 11 बजने के साथ ही हमारे ठीक सामने एक तेज रोशनी दिखाई पड़ी। होम्स ने कहा, वॉटसन, वो इशारा हमारे लिए है और ये बीच वाली खिड़की से आ रहा है। हम स्टॉक मोरान की ओर चल पड़े। हम उस बीच वाले कमरे पर पहुंच गए। बिना आवाज किए ही हमने खिड़कियों के दरवाजे बंद कर दिए और लैंप उठाकर मेज पर रख दिया। उसने कमरे के चारों तरफ एक नजर दौड़ाई। वहां सब कुछ वैसा ही था जैसा हमने दिन के समय देखा था। फिर होम्स मेरी तरफ खिसका और फुसफुसाकर बोला, वॉटसन, थोड़ी सी आवाज भी हमारी सारी योजना पर पानी फेर देगी। हमें इस लैंप को भी बुझाना होगा, कहीं वो रोशनदान से न देख ले। और सुनो, अपनी पिस्तौल तैयार रखना। मैं बिस्तर के किनारे बैठा हूं, तुम कुर्सी पर बैठो। मैंने अपना रिवॉल्वर बाहर निकाल लिया और इसे मेज के ऊपर एक किनारे पर रख दिया। होम्स अपने साथ एक लंबी छड़ी लेकर आया था। इसे उसने बिस्तर पर अपनी बगल में ही रख लिया। इसी से सटाकर उसने माचिस की डिबिया रख दी और अधजली मोमबत्ती को भी रख दिया और फिर लैंप बुझा दिया। अब हम बिल्कुल अंधेरे में बैठे थे। मैं उस भयानक रात जगह को क्या कभी भूल पाऊंगा? मुझे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था, यहां तक कि सांसों की आवाजें भी नहीं आ रही थी। और मैं जानता था कि मुझसे कुछ ही फीट दूरी पर, आंखें खोले हुए, मेरा साथी भी मेरी ही हालत में बैठा हुआ है। दरवाजे की झिर्रियों से बहुत ही कम रोशनी दिख रही थी और हम चुपचाप अंधेरे में बैठे इंतजार कर रहे थे। बाहर किसी जंगली चिड़िया की कभी कभी तेज आवाज आती थी और एक बार तो हमारी खिड़की के पास एक बड़ी बिल्ली की तरह किसी के गुर्राने की भी आवाज आई, जिससे हमें पता लगता था कि वो चीता वहां आजादी से घूम रहा है। बहुत दूर से आती चर्च की घड़ी के घंटों की आवाजें हमें हर चौथाई घंटों पर सुनाई देती थी। वो चौथाई घंटे कितने लंबे मालूम पड़ते थे। 12, 1, 2 और 3 बज गए, पर अभी भी हम शांत बैठे हुए इंतजार कर रहे थे कि कुछ भी हो सकता है। अचानक रोशनदान की तरफ पल भर के लिए रोशनी की चमक दिखाई पड़ी, जो कि तुरंत ही गायब भी हो गई। पर अब तेल जलने और धातु गर्म होने की महक आ रही थी। बगल वाले कमरे में किसी ने लालटेन जलाई थी। मैंने कुछ चलने की आवाज सुनी थी, पर फिर सब शांत हो गया। हालांकि वो महक अब तेज हो गई थी। आधे घंटे तक मैं कान लगाए तनाव में बैठा रहा। तभी अचानक एक दूसरी तरह की आवाज सुनाई पड़ी, एक बहुत ही शांत और केतली से निकलने वाली भाप की धीमी लगातार आती आवाज की तरह थी। अचानक ही मैंने सुना कि होम्स बिस्तर से उछल पड़े और माचिस जलाकर उस घंटी वाली रस्सी पर तेजी से अपनी छड़ी मारने लगे। वो जोर से बोले, वॉटसन, तुमने देखा? अब तुम इधर देखो। पर मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अगले ही पल जब होम्स ने रोशनी जलाई, तब मैंने एक धीमी और साफ सीटी की आवाज सुनी, पर मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या चीज थी जिस पर मेरे साथी ने इतने वहशी ढंग से प्रहार किया। मैंने देखा कि उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था और
घृणा से भर गया था। अब उसने चोट करना बंद कर दिया और वो रोशनदान की तरफ घूर रहा था। तभी मैंने उस सन्नाटे को चीरती हुई भयानक चीख सुनी। यह आवाज तेज और बहुत तेज होती गई। इस भयानक चीख में पीड़ा, भय, क्रोध सभी कुछ शामिल था। मेरा दिल घबरा गया। मैं चुपचाप खड़ा होम्स की ओर देख रहा था और वो मुझे। यह तब तक जारी रहा जब तक कि वो चीख की आवाज बिल्कुल बंद नहीं हो गई। फिर मैंने पूछा, होम्स, इसका क्या मतलब है? होम्स ने जवाब दिया, वॉटसन, इसका मतलब है सब कुछ खत्म हो गया और शायद अच्छा ही हुआ। अपनी पिस्तौल ले लो। अब हम डॉक्टर रॉयलॉट के कमरे में चलेंगे। अपने चेहरे पर गंभीरता लिए हुए उसने लैंप जलाया और गलियारे की तरफ चल पड़ा। उसने कमरे का दरवाजा 2 बार थपथपाया, परंतु भीतर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद होम्स ने दरवाजे का हैंडल घुमाया और कमरे के भीतर घुसे। मेरे हाथ में पिस्तौल थी। कमरे के अंदर का दृश्य अजीब सा था। मेज पर काले रंग की लालटेन रखी थी और उसका ढक्कन आधा खुला हुआ था। इसकी तेज रोशनी लोहे की तिजोरी पर पड़ रही थी जिसका दरवाजा अध खुला था। इस मेज की बगल में लकड़ी की कुर्सी पर डॉक्टर ग्रिम्सबॉय स्लेटी रंग का गाउन पहनकर बैठे थे। उनके नंगे घुटने आगे की ओर निकले हुए थे। उनके पैरों में तुर्की वाली लाल चप्पलें थी और गोद में एक लंबा सा पट्टा था, वही पट्टा जिसे हम दिन में देख चुके थे। उनकी ठोड़ी ऊपर की ओर उठी हुई थी और आंखें छत के कोने को भयानक ढंग से घूर रही थी। उनकी भौहों के किनारे एक खास तरह का पीले रंग का फीता बंधा था जिस पर भूरे रंग की चित्तियां थी, जो कि लगता था कि उनके माथे पर कसकर बंधा है। जब हम कमरे में घुसे तब न उन्होंने आवाज दी, न ही वो हिले। होम्स ने फुसफुसाते हुए कहा, वॉटसन, फीता, वही चित्तीदार फीता। मैं एक कदम आगे बढ़ा ही था कि अचानक डॉक्टर के सिर पर पड़ी पगड़ी जैसी चीज हिली और फिर उसके बालों के पीछे एक सांप की भयानक गर्दन और हीरे के आकार जैसा उसका सिर दिखा। होम्स चीखे, वॉटसन, ये एक जहरीला सांप है। सांप? संभल के वॉटसन, ये भारत में पाया जाने वाला सबसे जहरीला सांप है। इसके काटने से वो 10 सेकंड में ही मर गया होगा। सच ही कहा है, हिंसा वास्तव में हिंसा करने वाले पर ही वापस आती है। षड्यंत्र करने वाला उसी गड्ढे में गिरता है जिसे वो दूसरों के लिए खोदता है। आओ, इस प्राणी को वापस उसकी मांद में ही पहुंचा देते हैं और फिर हम मिसेस टोनर को किसी ठीक ठाक जगह ले जाएंगे। अब यहां की पुलिस को पता लगाने दो कि यहां क्या हुआ था। इतना कहने के साथ ही उन्होंने उस कुत्ते के पट्टे को झटके से मृतक की गोद से उठा लिया और उसके फंदे को सांप के गले की तरफ फेंका। फिर उसी के सहारे सांप को फंसाकर उठा लिया और लगभग 1 हाथ की दूरी बनाकर रखते हुए वापस उसे उसी तिजोरी में फेंक दिया और फिर तिजोरी को बंद कर दिया। तो स्टॉक मोरान के ग्रिम्सबॉय रॉयलॉट की मौत की ये वास्तविक सच्चाई थी। ये जरूरी नहीं है कि मैं इस कहानी को ये कहकर विस्तार से बताऊं कि कैसे हमने उस डरी हुई लड़की को उस बुरी स्थिति से बचाया, कैसे हम उस लड़की को सुबह की ट्रेन से उसकी मौसी के घर ले गए, कैसे जांच की वो धीमी प्रक्रिया चली और साबित हुआ कि डॉक्टर की दुर्गति उसके खतरनाक जीवों के साथ खेलने की वजह से हुई। इस केस के बारे में जो कुछ भी मुझे थोड़ा बहुत जानना बाकी था उसे शेरलॉक होम्स ने अगले दिन वापस चलते हुए मुझे बताया। वो बोला, तुम्हें पता है वॉटसन, पहले मैं पूरी तरह से गलत नतीजे पर पहुंच गया था, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से किसी भी तर्क तक पहुंचना कितना खतरनाक हो सकता है तुम जानते ही हो। वहां उन बंजारों की मौजूदगी और बेचारी लड़की का फीता शब्द का इस्तेमाल, जिसे उसने माचिस की रोशनी की झलक में ही देखा था,
मुझे भटकाने के लिए काफ़ी था। लेकिन फिर यहाँ आकर छानबीन करने के बाद मुझे विश्वास हो गया था कि कमरे में रहने वाला जिससे भी डरा, वो चीज़ बाहर खिड़की या दरवाजे से अंदर नहीं आई थी। जैसे ही मैंने तुम्हें वो रोशनदान और बिस्तर पर लटकती रस्सी दिखाई थी, तभी मुझे इस बात का ख्याल आया था। जमीन पर बंधे बिस्तर को देखकर मुझे लगा कि ये रस्सी रोशनदान और बिस्तर तक किसी पुल का काम करने के लिए बंधी थी। सांप का विचार अचानक ही मुझे कौंधा, क्योंकि हम जानते थे ना कि डॉक्टर को भारत से ऐसे ही जीव भेजे जाते हैं। अब मैं बिल्कुल सही रास्ते पर था, क्योंकि जहर का पता लगाना आसान नहीं था, वो भी तब जबकि एक चालाक और निर्दयी आदमी इसमें शामिल हो, साथ ही वो पूरब से प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुका हो। जहर की तेजी भी यही साबित करती थी। और मृतक के शरीर पर उन 2 छेदों को देखने के लिए भी एक तेज नजर की जरूरत होती है, जहां से वो जहर शरीर में घुसा होगा। और फिर वॉटसन, मैंने उस सीटी के बारे में सोचा। मुझे ख्याल आया कि सांप के फुफकारने की हिस्स की आवाज भी सीटी की जैसी होती है। काबिले तारीफ बात है ना, उस डॉक्टर ने सांप को ट्रेनिंग दी थी कि सुबह की रोशनी उसके शिकार को जगा दे, इससे पहले ही उस सांप को वापस बुलाना होगा। और शायद उसे वापस बुलाने के लिए ही वहां पर दूध भी रखा था। वो उसे उसी समय रोशनदान से होकर बिस्तर तक जाने के लिए रख देता था। सांप कमरे में रहने वाले को काट भी सकता था और नहीं भी काट सकता था। शायद वो 1 हफ्ते तक हर रात बच जाती थी, परंतु एक दिन वो उस सांप का शिकार हो ही गई। डॉक्टर के कमरे में घुसने से पहले ही मैं इन नतीजों पर पहुंच चुका था। उसकी कुर्सी को देखकर मुझे पता चल गया था कि वो उसका इस्तेमाल सांप को रोशनदान से भेजने के लिए करता था। तिजोरी, दूध की प्लेट और चाबुक का फंदा देखकर मेरा रहा सहा शक भी जाता रहा। और मेटल यानी धातु की आवाज, जो कि कमरे में रहने वाले को सुनाई पड़ती थी, वो मुमकिन है कि डॉक्टर द्वारा तिजोरी के जल्दी से खोले जाने की वजह से होती हो, क्योंकि सांप को उसी तिजोरी में रखा जाता था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने उस रात सबूत के लिए वो कदम उठाए थे। मैंने उस सांप के फुफकारने की आवाज सुनी, और मुझे उम्मीद है कि तुमने भी सुनी होगी। फिर मैंने जल्दी से रोशनी जलाई और उस पर आक्रमण कर दिया था। होम्स, ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर सांप को ट्रेनिंग दी गई थी तो फिर उसने उस डॉक्टर को ही क्यों काट लिया? बिल्कुल साधारण बात है वॉटसन। बेशक वो सांप ट्रेंड था, लेकिन जब मैंने उसे अपनी छड़ी से पीटा तो उसकी सांप वाली प्रवृत्ति जग गई। मैंने उस सांप को अपनी छड़ी से बहुत बुरी तरह पीटा, फिर रस्सी के सहारे उसे रोशनदान की तरफ वापस भेज दिया। उसे उस कमरे में जो भी सामने दिखा, उसने उसे डंस लिया। इस प्रकार तो मैं ही किसी न किसी रूप में डॉक्टर रॉयलॉट की मौत का जिम्मेदार हूं, परंतु इसका मेरी आत्मा पर कोई बोझ नहीं है।